ये कहानी है सतपुरा गांव की, जो वैसे तो बड़ा प्यारा और भला गांव था, लेकिन किसे पता था कि जल्द ही इस गांव में भूत का आतंक मचने वाला था। दरअसल एक रात सतपुरा गांव का रामू पड़ोसी गांव से अपने घर आ रहा था। पड़ोसी गांव से सतपुरा आने का रास्ता जंगल से होकर आता था। उस रात रामू नशे में था और जैसे ही वो जंगल में घुसा, तभी उसने देखा कि वो जंगल के बीचों बीच एक बड़ी अजीब सी पुरानी और जर्जर हालत में ट्रेन खड़ी थी। अबे यार, ये रास्ता तो मेरा गांव मेरे घर जाता है। अबे पर ये ट्रेन कहाँ से आ गई रे? नशे की हालत में रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस ट्रेन के करीब जाता है। अबे ये वही ट्रेन है ना जिसके बारे में बुजुर्ग डराते थे? झूठी बातें, साफ झूठ। मैं तो अभी अंदर जाता हूँ, देखता हूँ भूत है क्या। नशे में रामू वो ट्रेन के दरवाजे को खोलता है। तभी अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी की भयानक चीख भी। यहाँ से चला जा, चला जा। कौन है? मजाक मत कर, हंसी नहीं आ रही। तू नहीं समझेगा, भाग जा। तभी एक सफेद साया सीटों के बीच से गुजरता है। आई माँ, बाप रे, भूत भूत। उस साए को देख रामू डर जाता है और वो उल्टे पांव ट्रेन से भागता है, झाड़ियों से टकराता है, कीचड़ में गिरता है और किसी तरह गांव तक पहुंचता है। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई कि रामू रात को उस भूतिया ट्रेन के पास गया था और किसी भूतनी की आवाज सुनी थी और पूरे गांव में डर के मारे चर्चा शुरू हो गई। भाई मैंने तो तय कर लिया है, कल से दारू वारू बंद। क्या पता रामू के बाद कहीं मेरा नंबर लग जाता तो, और उस भूतिया ट्रेन का साया मेरे पीछे पड़ जाता तो। हाँ भाई, सही कहा तूने, कल से मेरा भी पीना बंद। बस हो गई गड़बड़। रामू के साथ घटी घटना के बाद गांव में एक डर का माहौल बन गया। बच्चे शाम होते ही घर लौटने लगे। अब तो भूतिया ट्रेन सबके लिए एक आतंक का विषय बन चुका था। एक रात पड़ोसी गांव से लौटते वक्त रोहित अपनी बाइक से घर आ रहा था। जब वो जंगल के किनारे से गुजर रहा था, उसकी बाइक अचानक रुक गई। रात के 1 बज रहे थे। उफ, इतनी रात को बाइक बंद हो गई। ये भी अभी होना था क्या? उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खराब हो चुका था। हार कर वो पैदल ही गांव की ओर चलने लगा। लेकिन तभी उसे जंगल की दिशा से कुछ आवाजें सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। ये क्या है? कोई है क्या वहाँ? उसने अपने कदम जंगल की ओर मोड़ दिए। जंगल में घना अंधेरा था, लेकिन वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर चलता रहा। कुछ ही दूर जाने पर उसे फिर से हलचल महसूस हुई। जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे से झांकता है, उसकी नजर उस भूतिया ट्रेन पर पड़ती है। ट्रेन के पास 2 लोग खड़े थे, एक पंडित और एक बूढ़ा आदमी। दोनों मंद स्वर में कुछ बड़बड़ा रहे थे। ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं इतनी रात को, वो भी इस ट्रेन के पास? रोहित चुपचाप झाड़ियों में छिपा रहा और कुछ देर बाद बिना कोई शोर किए वो वहां से निकल गया और तेजी से घर की ओर भागा। अगली सुबह रोहित अपने गांव के बस स्टॉप के पास रहने वाली बचपन की दोस्त प्रिया से मिलने गया। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत अजीब है। अरे क्या हुआ? तो इतना परेशान क्यों दिख रहा है? कल रात जंगल में मेरी बाइक बंद हो गई थी। जब मैं पैदल जा रहा था तो मैंने आवाज सुनी। जब मैं वहां गया तो वहां पर 2 लोग थे, एक पंडित और एक बूढ़ा आदमी। वो लोग उस ट्रेन पर कुछ कर रहे थे। क्या? लेकिन वो ट्रेन जिसके पास कोई नहीं जाता, तूने सच में उन्हें देखा था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर हमें वहाँ फिर से जाना चाहिए। अगर वो ट्रेन आज भी किसी रहस्य से जुड़ी है तो हमें उससे जानना चाहिए। हाँ, अब ये राज हमें सुलझाना होगा। तय रहा, आज रात हम पुराने रेल यार्ड में जाकर देखेंगे कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। रोहित और प्रिया अब उस रहस्यमयी ट्रेन का राज जानने के पीछे पड़ गए। रोहित और प्रिया की जिज्ञासा अब जुनून में बदल चुकी थी।
पिछले कई हफ्तों से वे सतपुर गांव की पुरानी सरकारी लाइब्रेरी में किताबें पलटते, इतिहास के पन्ने खंगालते और गांव के पुराने नक्शे देखकर उस रहस्यमयी ट्रेन की जड़ें खोजने की कोशिश कर रहे थे। इतिहास की इतनी मोटी किताबें हैं, पर किसी में भी उस ट्रेन का जिक्र नहीं है। क्या ये सब बस एक भ्रम है? भ्रम नहीं हो सकता प्रिया। मैंने अपनी आंखों से पंडित और उस बूढ़े आदमी को उस ट्रेन के पास देखा था। कोई तो बात जरूर है। दोनों ने हार नहीं मानी। हर दूसरे दिन वे जंगल में जाते, मगर ना ट्रेन में कोई हलचल मिलती, ना वो दोनों लोग। धीरे धीरे रातें और भी रहस्यमयी लगने लगी थी और जंगल जैसे और गहरा हो गया था। लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात आसमान पूरा चांदनी से नहाया हुआ था। जंगल की छाया ज्यादा डरावनी लग रही थी। रोहित और प्रिया एक बार फिर ट्रेन के पास पहुंचे और इस बार ट्रेन के पास वही दो साए खड़े थे। वो दोनों फिर से आए हैं। चल, आज बात करके ही रहेंगे। वे दबे पांव आगे बढ़े और सीधे ट्रेन के पास पहुंचकर दोनों से आमने सामने हो गए। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और बूढ़ा आदमी ध्यान मग्न था। रुकिए, आप दोनों बार बार यहाँ आकर कर क्या रहे हैं? क्या इस ट्रेन को आप लेकर आए हैं? ये सब चल क्या रहा है? रोहित की बातों से बूढ़ा आदमी चौंक जाता है, लेकिन वो रोहित को कुछ बताता नहीं। बेटा, हम तुम्हें फिलहाल कुछ बता नहीं सकते। ये बात बहुत पुरानी और बहुत गंभीर है। हमें सच जानना है, अब और चुप्पी नहीं चलेगी। हाँ, और अगर नहीं बताया तो देख लीजिएगा, हम गांव वालों को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे और आपका भांडा फोड़ देंगे। रोहित और प्रिया की बात सुनकर दोनों डर गए। बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों हमारे बारे में जान ही गए हो तो सुनो। ये ट्रेन असल में एक छलावा है, एक दरवाजा है जो एक दूसरी दुनिया से जुड़ा है। कैसी दुनिया? राजा कर्ण की दुनिया। राजा कर्ण जो सप्तपुर पर राज करता था, उसके महल का दरवाजा इसी ट्रेन में छुपाया गया है। मतलब ये ट्रेन असल में एक द्वार है, एक महल तक ले जाने वाला? हाँ। रोहित के सवाल पर उस बूढ़े आदमी ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया और चमत्कार हो गया। वो दरवाजा असल में एक बड़े विशाल महल में खुल गया, जिसे देखकर रोहित और प्रिया चौंक गए थे। ये है वो महल, राजा कर्ण का महल। दरअसल राजा कर्ण का महल भव्य था, इतना भव्य कि देश विदेश के राजा उसे पाने के लिए तड़पते थे, जिसमें राजा के प्रिय मित्र राजा मयूर का भी नाम शामिल था। वो भी इसे पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही मित्र के साथ युद्ध किया, जिसमें राजा कर्ण मारे गए और मयूर ने महल हथिया लिया। पर जैसे ही वो महल में गया, उसे रहस्यमयी बीमारी हो गई और वो मर गया। क्या सच में? हाँ, और देखते ही देखते शान से खड़ा ये महल बंजर बन गया। आगे जाकर राजा कर्ण के वंशजों ने इसे किसी के हाथ लगने नहीं दिया और हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं। मैं जो तुम दोनों के सामने थका हुआ खड़ा हूं ना, मैं भी उसी वंश से हूँ। मेरे पूर्वजों ने यह कसम खाई थी कि जब तक सही समय ना आए, इस महल का रहस्य किसी को बताया ना जाए। इसीलिए हमने भूतिया ट्रेन का भ्रम फैलाया, ताकि लोग इससे डरें और दूर रहें। राजा कर्ण और उसके महल का राज सुनकर रोहित और प्रिया दंग रह गए थे। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस बूढ़े आदमी की अपने पूर्वजों के प्रति जो निष्ठा थी, उसे देखकर रोहित बोल पड़ा। ये सब तो सच में बड़ी विचित्र और गंभीर बात है, लेकिन सच कहूं तो आपकी निष्ठा ने मेरा मन जीत लिया है। मैं वादा करता हूं कि आपके इस राज को हम दोनों सुरक्षित रखेंगे। आज जो कुछ भी हुआ, इस बारे में हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, रोहित सच बोल रहा है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रोहित और प्रिया के मुंह से राज को राज रखने की बात सुनकर पंडित और उस बूढ़े आदमी ने चैन की सांस ली। पंडित जी ने अधूरा मंत्र जाप पूरा कर दिया और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। और इस तरह सतपुर गांव के जंगल में खड़ी रहस्यमयी ट्रेन का राज राज ही रह गया। रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था।
एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है। सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो। आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहां से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर दो लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाए? मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है, तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं
उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई। अब मैं क्या करूंगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया। थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से, दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहां एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूं, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास। सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया? तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो? मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूं कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूं भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूं और ना ही किसी को कुछ देता हूं। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूं। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहां एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया,
इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य, दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में, और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूं। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान, ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं, और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले, और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा।